यहाँ पर अकाली दल के साथ आप सत्ता में रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं। क्या आने वाले समय में अकाली दल बीजेपी अलायंस होगा? तो जब पंजाब में जो फॉल्ट लाइन है उनकी बात करते हैं, एक वो दौर है 80s का दौर जिससे निकल के पंजाब आगे बढ़ा, पर कहा जाता है पंजाब को हीलिंग टच नहीं मिला, कि अगर हीलिंग टच मिलता उसके बाद शायद पंजाब के जो इमोशनल हीलिंग थी और इकोनॉमिक हीलिंग थी वो होती। पंजाब के अंदर थोड़ा सा लोगों के अंदर एक ऐसा भाव है, एक ऐसी फीलिंग है कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, तो वो स्वाभाविक है। टेररिज्म ख़त्म होने के बाद जो हीलिंग टच था, क्योंकि जो सेंटर दे सकती थी और यहाँ भी कई समय तक पंजाब में कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, वो शायद पंजाब के लोगों को नहीं मिला। सिखों को लगता है संघ से वो एक दूरी बना के रखते हैं, संघ के साथ उनका उस तरह का रिश्ता नहीं है। उनको लगता है संघ हमें असिमिलेट कर लेगा, हमारी आइडेंटिटी को असिमिलेट कर लेगा। संघ इसेंशियली हिंदू आइडेंटिटी को लेके आगे बढ़ता है, तो स्वाभाविक है कि सिख समाज को लगेगा कि अरे अगर हम उनके बहुत क्लोज हो जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा, जैसे आपने कहा, हमारी आइडेंटिटी ख़त्म हो जाए। तो आप क्या मानते हैं कि ये आने वाले समय में खुलेगा ये रोड? जो 100% खुलेगा, 100% खुलेगा। पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंपल्शंस उसको फोर्स करेंगी एट सम पॉइंट कि पाकिस्तान को एक रैशनल प्लेयर होना पड़ेगा। तो ऐसा तो कोई दुनिया में कन्फ्लिक्ट नहीं होता जो सॉल्व नहीं हो सकता। तो अभी आप क्या सोच रहे हैं कि जो सिख समाज है, जहाँ जो पंजाब है, जो आप कहते हैं कि वो अपनी रीजनल आइडेंटिटी को लेके चलता है, कल्चरल और अपने इथोसिस को बहुत स्ट्रांगली कैरी करता है, उसके कितने एस्पेक्ट हैं आपके पास कि हाँ हम इस तरीके से इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं? ऐसा क्यों हुआ कि जो संघ सोचता था वो बीजेपी ट्रांसलेट नहीं कर पाई? क्या ये ग्लोबल ऑर्डर की मतलब मजबूरियां हैं कि गैट का विरोध भी हुआ था? आप जानते हैं संघ तो बहुत सारी चीज़ों का, रिटेल में एफडीआई आ गई थी, डिफेंस में एफडीआई, बहुत सारी चीज़ों पर जहां पर संघ विरोध करता था वो बीजेपी की सरकारों को भी करना पड़ा, वाजपेयी के टाइम भी और मोदी जी के टाइम भी। क्या जब बीजेपी की सरकार आ जाती है संघ बदल जाता है? क्या संघ ने अपनी प्रिंसिपल पोजीशन चेंज कर ली जब आप बड़ी कैपिटल लेके आते हैं? मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये रीपोजीशन कर रहा है इंडिया अपने आप को ग्लोबल वर्ल्ड में, ब्रिक्स में जा रहा है, कहीं जा रहा है, इसको टाइट कर दो। मैं अभी कल रशिया से तेल लेके अगर बेच रहा है, इसको टाइट कर दो। अमेरिका के लिए सबसे बड़ा थ्रेट चाइना है। चाइना हमारे बिल्कुल नेबरर है, क्लोज है हमारे। तो क्या वेस्टर्न वर्ल्ड और अमेरिका ये चाहता है कि चाइना को, यहाँ के जो लोग हैं, आसपास के जो प्लेयर हैं, हम देख ही रहे हैं हांगकांग की, इंडिया भी उनके साथ, चाइना के साथ लड़े, ये चाहता है अमेरिका? कि अमेरिका जो भी चाहता हो तो वो हमारे लिए इतना रेलेवेंट नहीं है। सिर्फ बहुत ज़्यादा बड़ा सवाल ये कि हम क्या चाहते हैं। फलस्तीन वाला मामला चलता है, इंडिया की जो पॉलिसी रही है इसको लेकर वो डिफरेंट रही है बहुत सालों तक। हमारी भी जब पिछली बार भी पंगा पड़ा, ऑफिशियल पोजीशन पहले कुछ और, हमारी पोजीशन में कोई चेंज नहीं है जी। आप देखें हमारी ऑफिशियल पोजीशन वैसी है, बिल्कुल वैसी फलस्तीन के साथ। तो वहाँ पर जो ये कहा जाता है कि बहुत ही इनह्यूमन हो रहा है वहाँ पर फलस्तीन में, जो बच्चे टारगेट हो रहे हैं खासतौर पर। एक दौर तो वो था ना, यासिर अराफात हमारी पार्लियामेंट में बोलते थे, आपको याद होगा, जैसे फूको ने कहा था एंड ऑफ हिस्ट्री। कुछ लोग दुनिया में अब ये कह रहे हैं कि अमेरिकन इंपीरियलिज्म एंड की तरफ बढ़ रहा है। उनको इंटरनल थ्रेट भी अंदर से और बाहर से भी। मुझे लगता है कि अमेरिकन पावर की डेफिनेटली अमेरिकन पावर कमजोर होती जा रही है। ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਾੜਕੂਬਾਦ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ 80ਵੇਂ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋਇਆ, ਡਵਾਲ ਡਾਕਟਰਾਈਨ। ਇਹ ਡਾਕਟਰਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਬੜੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਫੇਜ਼ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੇਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ 27 ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ NSA ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸ਼ੌਰਿਆ ਡੋਵਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ 80ਵੇਂ ਦਾ ਦੌਰ ਕਿਹੜਾ ਦੌਰ ਸੀ? 80ਵੇਂ ਦਾ ਦੌਰ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫ੍ਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜੇਪੀ ਚਲਦੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਘ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੋਵਿੰਦਾਚਾਰੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਰਿਆ ਡਵਾਲ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਆ ਇੰਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। नमस्कार जी। ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ? बड़ा डिफ़िकल्ट सवाल है बिकॉज़ पंजाब हमारे लिए देश का एक ऐसा स्टेट है जिसने इस देश को बहुत सारी चीज़ें दी हैं। उसने देश को ग्रीन रेवोल्यूशन दिया है, एक बॉर्डर स्टेट है जो देश का पहला फ्रंटियर है वेस्टर्न साइड पर, जहाँ से हमारा एक एडवर्सरी है, उसके पहला डिफेंस है उसके अगेंस्ट। एक ऐसा सोसाइटी है जो देशभक्तों से भरी हुई है, जो बहुत डिसप्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ लोग देती है कई फील्ड्स में, आर्मी से लेकर स्पोर्ट्स में तो फिल्म में, हर जगह उसका बड़ा नेशनल कंट्रीब्यूशन है। और इसेंशली एक समाज और एक सोसाइटी है जो बड़े धर्म से के अंदर धर्म से प्रोत लोगों से भरा हुआ है, जिनका राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति और पूरे समाज के प्रति एक सेवा का भाव है। तो वो पंजाब यही है सबके लिए, हमारे लिए एक आइडियल स्टेट है इस देश की। सर, पंजाब की जब नैरेटिव की बात करते हैं, जब पंजाब में जो फॉल्ट लाइन है उनकी बात करते हैं, एक वो दौर है 80s का दौर जिससे निकल के पंजाब आगे बढ़ा, पर कहा जाता है पंजाब को हीलिंग टच नहीं मिला, कि अगर हीलिंग टच मिलता उसके बाद शायद पंजाब के जो इमोशनल हीलिंग थी और इकोनॉमिक हीलिंग थी वो होती। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मुझे लगता है कि उसमें कुछ सच्चाई है कि जो डिस्पेंसेशन सेंटर में था उस ज़माने में कांग्रेस का, और जिसने पंजाब के साथ एक एक्चुअली पंजाब के साथ ही टेररिज्म के साथ एक लड़ाई लड़ी, और देश ने टेररिज्म के साथ एक लड़ाई लड़ी, और जो एक बड़े सक्सेसफुल लड़ाई रही जिसमें टेररिज्म को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद शायद जो इवेंट्स हुए, अनफोल्ड हुए, इंक्लूडिंग इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन, और तो जो कांग्रेस की एक पंजाब के अगेंस्ट एक उनकी सॉर्ट ऑफ एक एपैथी थी, मैं नहीं कहूँगा कोई एडवर्सरियल रहा होगा, लेकिन एक ये था कि उन्होंने उसको कई चीज़ों के लिए ब्लेम किया। वो शायद उसके बाद टेररिज्म ख़त्म होने के बाद जो हीलिंग टच था, क्योंकि जो सेंटर दे सकती थी, और यहाँ भी कई समय तक पंजाब में कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, वो शायद पंजाब के लोगों को नहीं मिला, या उस सेंसिटिविटी के साथ उन्होंने उसके साथ नहीं किया जो शायद डिज़र्व करता था। अब हाइंडसाइट में ऐसा लगता है जो आप कह रहे हैं कि उसमें कुछ, जैसे हरमंदर साहब पर जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, हरमंदर साहब को टारगेट किया गया, अकाल तख्त साहब को टारगेट किया गया, वो तो आम सिखों के लिए एक बहुत बड़ी मक्का है, तो उनको ये लगा कि मतलब ये बहुत बड़ा एक वो जो एक ट्रॉमा था। हाँ, उसके साथ जो हीलिंग टच चाहिए था, उसके बाद जो वो हुआ वो एक अलग बात है, लेकिन उसके बाद जो होना चाहिए था, वो सेंसिटिविटी होनी चाहिए थी, वो शायद इतनी नहीं थी उस ज़माने में, जो उस वक्त की कांग्रेस की लीडरशिप थी जिसने वो डेमोन्स्ट्रेट करी। और उस हद तक अगर पंजाब के अंदर थोड़ा सा लोगों के अंदर एक ऐसा भाव है, एक ऐसी फीलिंग है कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, तो वो स्वाभाविक है। पर अभी भी वो समय गुजर गया, इसका ये मतलब नहीं कि अब नहीं हो सकती, उस काम को अभी करना चाहिए, और ऐसी अपेक्षा रहती है कि जो भी यहाँ पॉलिटिकल लीडरशिप है वो इस काम को करे और लोगों को, यूथ को नए डायरेक्शन में ले जाए। सर, एक खदशा, क्योंकि आप संघ के थिंक टैंक से जुड़े हुए हैं, इंडिया फाउंडेशन से, सिखों में खदशा संघ को लेकर हमेशा रहता है, ये पता नहीं क्यों, इसके कारण क्या है ना, कि सिखों को लगता है संघ से वो एक दूरी बना के रखते हैं, संघ के साथ उनका उस तरह का रिश्ता नहीं है, उनको लगता है संघ हमें असिमिलेट कर लेगा, हमारी आइडेंटिटी को असिमिलेट कर लेगा। आप कैसे देखते हैं?
नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ फंडामेंटल फॉल्ट लाइन है संघ और सिखों के बीच में। मुझे लगता है कि ये एक इटरेटिव प्रोसेस है। धीरे धीरे समय में सिख कम्युनिटी संघ को समझती है और संघ भी सिख समाज को समझता है। और यहाँ पर तो संघ 1947 से एक्टिव रहा है, बहुत फ्रंट में रहा है पंजाब में। पंजाब तो मुझे लगता है कि ये अभी एक वर्क इन प्रोसेस है। ये वर्क इन प्रोसेस है कि जैसे आपने कहा कि सिखों की एक बहुत बड़ी अपनी कल्चरल और रिलीजियस आइडेंटिटी है। उस आइडेंटिटी को समझते हुए कि संघ के डॉक्ट्रिन्स जो बड़ी नेशनल आइडेंटिटी पे बात करता है, उनको ये समझाने की बात है कि इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। एक्चुअली ये बात सिम्बियोटिक है और दोनों पैरेलली एग्जिस्ट करती हैं। और संघ के अंदर तो सिख कम्युनिटी को लेकर एक बहुत सेंस ऑफ रेवरेंस और उनके कंट्रीब्यूशन को धर्म के प्रति, धर्म के खासकर हिंदू धर्म की रक्षा के प्रति एक बहुत बड़ा भाव और एक बहुत बड़ा ग्रैटिट्यूड है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ को समझाने में अभी ये वर्क इन प्रोसेस है। धीरे धीरे जैसे यहाँ पर संघ का प्रभाव बढ़ेगा, सिख कम्युनिटी के साथ और इंगेजमेंट होगा, तो ये धीरे धीरे कम होता जाएगा। ये जो अगर ऐसा कुछ वो भी है लोगों के बीच में, हम सब उसी प्रोसेस का एक पार्ट है। तो ये आप जब आप कहते हैं प्रोसेस का पार्ट हैं कि ये दूरियां दूर होनी चाहिए ना, ये शंके दूर होने चाहिए, ये खदशे नहीं रहने चाहिए, आपको क्या लगता है? आप तो पढ़ने लिखने वाले बंदे हैं, दुनिया भर की चीज़ों को स्टडी करते हैं, ऐसा क्यों हुआ? ये गैप क्यों है? कहीं संघ में अप्रोच को लेकर प्रॉब्लम रही, या आपको लगता है सिख लीडरशिप का मसला रहा, या कोई और लोग हैं? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, सिखों की जो रिलीजियस आइडेंटिटी है और उसकी जो नेशनल आइडेंटिटी है, उसमें कई बार जो सिख कम्युनिटी के लीडर्स को लग सकता है कि अगर हम नेशनली सबस्यूम हो जाएं तो हमारी क्या सिख आइडेंटिटी, हमारी रिलीजियस आइडेंटिटी अंडर थ्रेट तो नहीं है। क्योंकि संघ इसेंशियली एक परसीव्ड में एक वो हिंदू आइडेंटिटी को लेके आगे बढ़ता है। तो स्वाभाविक है कि सिख समाज को लगेगा कि अरे अगर हम उनके बहुत क्लोज हो जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा, जैसे आपने कहा, हमारी आइडेंटिटी ख़त्म हो जाए। ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक मिसकंसीव्ड फेयर है, क्योंकि संघ में हिंदू आइडेंटिटी के साथ एक बहुत बड़ी नेशनल आइडेंटिटी भी है और उसका जैसे सिख कम्युनिटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है और मेजॉरिटी का पार्ट है। मैं तो सिख कम्युनिटी को ये भी नहीं कहता हूँ कि माइनॉरिटी का पार्ट है, वो एक मेजॉरिटी का पार्ट है। वो इसी एक ही यहाँ के इंडिजिनस फेथ, जो ये ज़मीन से निकले हुए फेथ हैं, उनमें से एक फेथ है और हिंदुइज़्म से बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है। तो मुझे लगता है कि इसके अंदर ये, और मुगलों से सबसे बड़ी लड़ाई सब सिखों ने खड़ी इसीलिए हुई, मतलब खड़ा इसी धरती पर उसका जो शस्त्रों को शहीदियां यहाँ, हाँ एग्जैक्टली, जो उसका मिलिटेंट फॉर्म था, जो उसका वो फॉर्म था, जिसकी एक आज आइडेंटिटी है, वो हुई इसीलिए। हर हिंदू घर से एक पहला लड़का जाता था सिख बनने, इसीलिए जाता था। तो ये एक बहुत ही सिम्बियोटिक और एक बहुत पुराना वो है। इसमें मुझे लगता है कि ये इसमें कोई भी वो नहीं है, मतलब कोई भी ऐसी डिस्क्रिपेंसी नहीं है। इसमें से इशू ये है कि इसको आप कैसे मॉडर्न नैरेटिव में एक्सप्लेन करें और सिख कम्युनिटी को आश्वस्त करें कि साहब, ये नेशनल आइडेंटिटी जो देश की धीरे धीरे बन रही है, 75 साल में एक इंडियन आइडेंटिटी बनी है, उसके बनने के साथ, जिसमें संघ का एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका रही है, उसमें सिख आइडेंटिटी का सबस्यूम होना कोई स्वाभाविक नहीं है, बल्कि सिख आइडेंटिटी और उभर के निकलेगी एज अ फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन आइडेंटिटी। तो ये जैसे मैंने कहा, ये एक एक्सप्लेनेशन इटरेटिव प्रोसेस है, ये एक दिन में नहीं होती है, सालों डेकेड्स लगते हैं। यहाँ ये भी रहा कि 18 में जो दौर था, तब यहाँ पर दयानंद सरस्वती आए, आर्य समाज यहाँ रहा, है ना। संघ उतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी जितना आर्य समाज था। तो आर्य समाज की कहीं ना कहीं सीधी कुछ चीज़ें हैं जो फॉल्ट लाइन्स सिखों के साथ रही। तब दयानंद सरस्वती जी ने कुछ लिखा, उस पर विवाद हुआ। उसके पैरेलल एक बहुत बड़े सिखों के इंटेलेक्चुअल थे, भाई काहन सिंह नाबा, उन्होंने किताब लिखी हम हिंदू नहीं, उसके काउंटर में। तो ये तब से मैं कह रहा हूँ कि मतलब आप 19वीं सेंचुरी की शुरुआत की बातें हैं, उससे पहले की बातें हैं कि ये जो कन्फ्लिक्ट तब मतलब कहते हैं ना कि यहाँ पर आरएसएस जहाँ आर्य समाज ही है, आर्य समाज की एक्सटेंशन आ रही, वही लोग यहाँ आरएसएस में आए। मुझे लगता है कि ये इस डिबेट को धर्म के परिप्रेक्ष्य में नहीं देखना चाहिए, ये कि आर्य समाजी हैं, हिंदू हैं या सिख हैं, ये बात पुरानी। ये तो फैक्ट है कि तब
कन्फ्लिक्ट आए, बिल्कुल अब कन्फ्लिक्ट हाँ, आए आई हाँ मुझे लगता है कि यही कारण है जो संघ और सिखों में एग्जैक्टली और इसलिए रादर देन इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए हमको वो कॉमन ग्राउंड देखना है जहां पर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, और वो है हमारी नेशनल आइडेंटिटी, वो हमारी आइडेंटिटी एज इंडियंस, वो हमारी आइडेंटिटी एज, जैसे मैंने शुरू में कहा, पंजाब एंड सिख्स बीइंग एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन आइडेंटिटी, ठीक है, वो वहाँ हमारा एक बहुत बड़ा कॉमन ग्राउंड है जहाँ पर हमें काम करने की आवश्यकता है, और सिख समाज को वहाँ पर लाने की आवश्यकता है कि वो उस लेवल ऑफ एंगेजमेंट, और जैसे मैंने कहा वहाँ हमारा बहुत कॉमन ग्राउंड है, मतलब वहाँ पर हमारे कोई, क्योंकि ये दोनों धर्म उसी एक जगह से निकले, एक ही मट्टी से निकले हुए हैं, इसी एरिया के निकले हुए हैं, और उसकी सबसे बड़ी एलिजेंस इस यहाँ की भूमि को है, यहाँ की जैसे हमारे अपनी मातृभूमि को है, तो वहाँ मुझे लगता है हम उस एरिया पे इंगेज हों, तो ये छोटे इश्यूज हैं। मैं एक फैक्ट बताता हूँ आपको कि संघ कैसे खदशे दूर करने में भी लगा था पर फिर भी नहीं हुए। 1960 में यहाँ आर्य समाज मूवमेंट ने पंजाब के हिंदुओं को कहा कि अपनी लैंग्वेज हिंदी लिखाइए, पंजाबी ना लिखाइए। गुरु गोलवलकर यहाँ आते हैं जलंधर में, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि नहीं, पंजाब के हिंदू अपनी लैंग्वेज पंजाबी लिखाएंगे। खदशे दूर कर रहे हैं गुरु जी आके, हाँ। पर उसके बावजूद भी वो एक गैप जो था वो बना रहा। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस तरह की फॉल्ट लाइन है जो सिखों और पंजाबियों और संघ में उस तरह का कन्फ्लिक्ट पैदा करती हैं। तो आर्य समाज ने जो उस टाइम कहा कि आर्य समाज की मूवमेंट ने कि हिंदू अपनी लैंग्वेज, जनगणना हो रही थी किसमें आप हिंदी लिखा दीजिए, पर तब संघ ने आके कहा कि पंजाबी लिखाइए। वो खदशे दूर करने वाला दौर भी था, पर उसके बावजूद भी वो कन्फ्लिक्ट रहे। बिल्कुल। तो देखिए मैंने मैं इससे थोड़ा आगे ले जाता हूँ। चलो मैं हम वर्तमान में आते हैं। अभी आप खुले दिल से बहुत सारी बातें कर रहे हैं ना, तो ऐसा तो कोई दुनिया में कन्फ्लिक्ट नहीं होता जो सॉल्व नहीं हो सकता। बिल्कुल कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है दुनिया में। तो अभी आप क्या सोच रहे हैं कि जो सिख समाज है, जहाँ जो पंजाब है, जो आप कहते हैं कि वो अपनी रीजनल आइडेंटिटी को लेके चलता है, कल्चरल और अपने इथोसिस को बहुत स्ट्रांगली कैरी करता है, अभी आप क्या सोच रहे हैं? उसके कितने एस्पेक्ट हैं आपके पास कि हाँ हम इस तरीके से इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं? एक तो मुझे उसमें लगता है सबसे बड़ी मैंने कही कि हमारी एक नेशनल आइडेंटिटी है, हमारा एक कॉमन ग्राउंड है जहाँ पर हमें यूथ को और समाज को इन्वॉल्व करना है। दूसरी बात है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ और यूथ का पार्टिसिपेशन उस इकोनॉमिक ग्रोथ में। आज की तारीख में अगले 25 साल, 75 साल की आज़ादी के बाद से 100 साल की आज़ादी तक जो देश की आज़ादी है, उसमें सबसे बड़ी स्टोरी और सबसे बड़ा ट्रेजेक्ट्री विश्व के लिए भारत का आर्थिक विकास है, इंडिया की इकोनॉमिक राइज है। आज 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी से बढ़कर इंडिया जो 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, मे बी 3rd बड़ी इकोनॉमी हो जाएगा, 20 से 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी जब तक 100 साल की आज़ादी आएगी। ये एक बहुत बड़ा मिरेकल है दुनिया के लिए, विश्व के लिए, जहाँ विश्व के 1.5 बिलियन पीपल इसके भागीदार होंगे इस इकोनॉमिक ग्रोथ के। तो मुझे लगता है वहाँ पर सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि पंजाब उसका कैसे पार्ट हो सकता है और पंजाब उससे कैसे बेनिफिट करता है और उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, और पंजाब का यूथ पर्टिकुलरली उसमें कैसे भागीदारी हो सकता है, कैसे उसका पंजाब के पास बहुत सारे एडवांटेजेस है। पंजाब के पास एक बहुत यंग पॉपुलेशन है। आज की तारीख में पंजाब के अंदर जो टोटल जो रेशियो है, वहाँ 71.8% लोग 15 से 65 साल की उम्र में जो वर्किंग पॉपुलेशन में है, ठीक है। लेकिन पंजाब के अंदर आज जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसकी 21% तक पहुँच गई है। तो हमारा चैलेंज ये है कि आज की तारीख में इस आर्थिक विकास में जब देश आगे बढ़ रहा है, पंजाब जैसी स्टेट और पंजाब के यूथ को हम कैसे उसका पार्ट बना सकें और कैसे पंजाब की यूथ जो मैंने जैसे कहा आज 21% अनएम्प्लॉयड है, या आज की तारीख में पंजाब के अंदर जो माइग्रेशन होता है स्टूडेंट लोगों का, वो इंडिया का 60% माइग्रेशन इंडिया के बाहर जो स्टूडेंट्स का है उसमें वो पंजाब से है, जबकि पंजाब से इंडिया का 2.5% पॉपुलेशन है। तो इन चीज़ों को हम कैसे करेक्ट कर सकें, ये हमारे लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मुझे लगता है कि अगर हम इस एरिया में इंगेज करेंगे तो ये जो आपने बातें कही, ये डिस्टेंसेस बिल्कुल अपने आप ही कम हो जाएंगे और इसमें ये इरेलेवेंट हो जाएंगी ये बातें। सर दूसरा ये है, जब आप इकोनॉमी की बात करते हैं, जब आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो हमने देखा है कि क्योंकि आप उस संस्था के थिंक टैंक हैं जो इंडिजिनस हिस्ट्री पर और ख़ास तौर पर
जो स्वदेशी हमारा एक मॉडल था उस पर काम करती रही है। ऐसा क्यों हुआ कि जो संघ सोचता था वो बीजेपी ट्रांसलेट नहीं कर पाई? क्या ये ग्लोबल ऑर्डर की मतलब मजबूरियां हैं कि गैट का विरोध भी हुआ था? आप जानते हैं संघ तो बहुत सारी चीज़ों का, रिटेल में एफडीआई आ गई थी, है ना, डिफेंस में एफडीआई, बहुत सारी चीज़ों पर जहां पर संघ विरोध करता था वो बीजेपी की सरकारों को भी करना पड़ा, वाजपेयी के टाइम भी और मोदी जी के टाइम भी। तो इसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप तो दुनिया भर की इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं। तो देखिए, इसमें जो स्वदेशी का कॉन्सेप्ट है उससे तो हम पूरी तरह वेरिड हैं और हम उसको अचीव करना एक हमारा लक्ष्य है, लेकिन हमें प्रैक्टिकल रियलिटीज़ को साथ लेकर भी चलना पड़ेगा कि हम वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे। तो अगर आज की तारीख में वर्ल्ड के अंदर एक जो इकोनॉमिक ऑर्डर था उसके अंदर हिंदुस्तान को आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि आज़ादी के बाद हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हमारे पास कैपिटल नहीं था, हमारे पास पूंजी नहीं थी इन्वेस्ट करने के लिए, तो हमको वर्ल्ड से पूंजी की ज़रूरत थी कि हम, तो इसलिए हमको अपने मार्केट्स को खोलना पड़ा, हमको अपनी इकोनॉमी को खोलना पड़ा। अगर नहीं तो 91 में हम बैंकरप्सी में आ गए थे, हमारे पास पैसा नहीं था 15 दिन के इंपोर्ट्स का। तो जब हमने अपनी इकोनॉमी खोली तो हम वो सब चीज़ें नहीं इम्प्लीमेंट कर सके जो हम चाहते थे, लेकिन हमने उसका ट्रेड ऑफ किया। हमने कहा देखिए ऐसा है, इसको समय लगेगा, जब हमारी इकोनॉमी अपने में इतनी बड़ी हो जाएगी, जब हमारे मार्केट्स अपने में इतने बड़े हो जाएंगे तो, और हमारी अपनी कैपेबिलिटी इतनी बढ़ जाएगी और हमारे पास अपना कैपिटल होगा, जैसे अब हो रहा है आज की तारीख में, जो हम अपने आप अपनी इकोनॉमी में और अपने प्रोडक्ट्स में निवेश कर सकें, तो हम उस स्टेज पर पहले पहुँचते हैं, फिर हम वहाँ पर आगे बढ़ेंगे। अब आपने बहुत अच्छा इसका उदाहरण दिया डिफेंस सेक्टर। आज हमारे डिफेंस का बजट 50 बिलियन था, हम जगह जगह से चीज़ें निवेश करते थे इतने सालों से। अभी हमने उसमें एक मैसिव इंडिजिनाइजेशन का प्रोग्राम शुरू किया, मेक इन इंडिया, स्टार्ट इन इंडिया, चीज़ें इंडिया में बनाओ, और हमने हर साल सरकार नेगेटिव लिस्ट निकाल रही है कि अब ये माल बाहर से नहीं खरीदा जाएगा, इसका प्रोडक्शन इंडिया में ही होगा। आर्मी का, एयरफोर्स का जो भी है वो हम इंडियन प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो ये तो एक तरह से स्वदेशी है, हम वापस अपने प्रोडक्ट्स पे, अपने मार्केट्स पे आ रहे हैं। लेकिन हम आज उस स्थिति पे हैं, हमारी इकोनॉमी इतनी बड़ी है कि हम जब 4-5% या 3% अपना बजट स्पेंड करते हैं डिफेंस के लिए, तो हमारा बजट इतना बड़ा है कि अब हम इस बजट से इंडिया की इंडस्ट्री को डेवलप कर सकें। अगर हम आज से 50 साल पहले चले जाते तो हमारे पास उतना बजट था ही नहीं। जब हमको आज़ादी मिली तो हमारी इकोनॉमी का साइज़ 30 बिलियन था, आज हमारी इकोनॉमी का साइज़ 3 ट्रिलियन है या 4 ट्रिलियन है। तो ये एक डायरेक्शन है, स्वदेशी एक लक्ष्य है। हिंदुस्तान को अल्टीमेटली डेवलप करने के लिए भारत के अंदर हमें अपने ही मार्केट्स को डेवलप करना पड़ेगा, अपने ही प्रोडक्ट्स को डेवलप करना पड़ेगा, और सिर्फ अपने लोकल मार्केट के लिए नहीं, बट इवन एक्सपोर्ट मार्केट्स के लिए, ऐसा हमारा उद्देश्य है। लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा और वो उसको करते करते हमको वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट भी होना पड़ेगा, वहाँ से सीखना भी पड़ेगा, और हमको ओरिजिनली वहाँ से निवेश भी चाहिए था। क्योंकि लोग ये पूछते हैं कि क्या जब बीजेपी की सरकार आ जाती है संघ बदल जाता है? क्या संघ ने अपनी प्रिंसिपल पोजीशन चेंज कर ली जब आप बड़ी कैपिटल लेके आते हैं? मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे ज़्यादा पिछले अगर आप 10 साल में देखिए बीजेपी की सरकार के अंदर सबसे ज़्यादा जो इंडिजिनाइजेशन और स्वदेशी की तरह मूवमेंट हुआ है वो अभी हुआ है। ये मेक इन इंडिया करना, ये स्टार्टअप इंडिया करना, जैसे मैंने आपसे कहा कि अपने नेगेटिव लिस्ट करना कि हम बाहर से निवेश नहीं करेंगे, अपनी इंडस्ट्री को डेवलप करना, तो ये सब स्वदेशी का ही पार्ट है। इसमें अब आप ये कह सकते हैं कि आपने पहले दिन आकर सब कुछ क्यों नहीं बंद कर दिया और 100% स्वदेशी क्यों नहीं हो गए? तो वो मैं आपको समझा रहा हूँ कि वो क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं है उस दिन ज़मीन पर। जैसे पर हम धीरे धीरे उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, और मेरे ख्याल से जब तक हमारी 100 साल की आज़ादी होगी और भगवान उस टाइम में भाजपा की सरकार रहे, मतलब ये, तो तब तक आप देखेंगे कि कितना हमारी कंट्री के अंदर स्वदेशी और इंडिजिनाइजेशन हो चुका होगा। क्योंकि जैसे आपके, मैं कहता हूँ, चलो बाहर के तो छोड़िए, गोविंदाचार्य जी तो बड़े थॉट लीडर रहे हैं एक दौर में। वाजपेयी के टाइम ही उनको ये प्रॉब्लम आई और वाजपेयी के टाइम में उन्होंने साइड पर हो गए थे, विरोध करना उन्होंने शुरू कर दिया था कि यार हम इस मॉडल पर क्यों जा रहे हैं, हमें इंडिजिनस पर ही रहना चाहिए। तो देखिए, लोगों का किसी को एंड ऑब्जेक्टिव से में कोई वो मतभेद नहीं है।
उसका वहाँ तक कैसे पहुँचे में लोगों के अपने अपने व्यक्तिगत व्यूज़ हो सकते हैं। गोविंदाचार्य जी का बहुत इम्पोर्टेंट नेता है, उनका एक बहुत इम्पोर्टेंट व्यू है, लेकिन उस समय की सरकार के पास, उस समय जो लोग सरकार में थे, जो लोग काम कर रहे थे, उनके पास भी कुछ डेटा रहा होगा, फैक्ट्स रहे होंगे और कुछ कंपल्शंस रहे होंगे कि जिससे वो एग्जैक्टली पूरी तरह उसको नहीं इम्प्लीमेंट कर सके जो जो गोविंदाचार्य जी चाहते थे। तो मुझे लगता है कि एंड ऑब्जेक्टिव में कोई डिफरेंस नहीं है या कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है, सिर्फ रास्ते में है कि हम वहाँ कैसे पहुँचें। और वो तो स्वाभाविक है, वो तो किसी भी परिवार में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी सोसाइटी में हमेशा रहता है, वही डेमोक्रेसी भी है। तो वो उसमें आप ये नहीं कह सकते कि अच्छा संघ के अंदर सभी लोगों को का मतलब एक ही मत होना चाहिए कि हम ये कैसे पहुँचे। ये तो एक डिस्कशन और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से ही एक सोल्यूशन निकलता है। और उसके बाद जैसे मैंने कहा कि जो लोग जैसे हम लोग हैं बाहर हैं, वो ऐसे चीज़ें प्रपोज कर सकते हैं क्योंकि जो आइडियलिस्टिक हैं, पर जो लोग गवर्नमेंट के अंदर हैं, जिनको करना है, उनके पास कई सारे कंपल्शंस हैं, उनके पास कई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है जिसको हम प्रिवी नहीं है आज की तारीख में बाहर से। तो वो मुझे लगता है वो कॉन्स्टेंट्स के अंदर, उन कंपल्शंस के अंदर मैनेज करते हुए भी उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो हो सकता है कि उनका प्रोग्रेस उतना फास्ट नहीं होगा जितना हम चाहते होंगे बाहर से, बट वो तो एक प्रैक्टिकल कॉन्स्टेंट्स हैं जिसकी वजह से वो ये नहीं कर पाते। क्या दुनिया यूनिपोलर वर्ल्ड से मल्टीपोलर वर्ल्ड की ओर जा रही है, जिसकी एग्जांपल चाइना, रशिया का उभार है? हाँ, मुझे लगता है वर्ल्ड एक बाइपोलर वर्ल्ड थी जहाँ पर पहले कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के बीच में था। उसके बाद एक थोड़ा कुछ फेज आया कि कोल्ड वॉर के बाद जब एक यूनिपोलर, जब अमेरिकन डोमिनेंस वर्ल्ड में कंप्लीट थी, और अब हम वहाँ से देख रहे हैं कि हम एक नए फेज में आ रहे हैं जो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड है, जहाँ पर नॉट जस्ट चाइना बट चाइना, इंडिया और इवन यूनाइटेड स्टेट्स, इवन यूरोपियन यूनियन, ये थोड़ा थोड़ा अलग अलग पावर के सेंटर्स बन रहे हैं। और दुनिया के अंदर एक ही ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर ऐसा नहीं है कि एक ही कंट्री डोमिनेट करेगी इकोनॉमिकली और जियोपॉलिटिकली, जो कई सालों तक चला पोस्ट कोल्ड वॉर। इसका इंडिया को फ़ायदा है या नुकसान है? नहीं, इसको तो इंडिया को बहुत बड़ा फ़ायदा है, बिकॉज इंडिया खुद बड़ा प्लेयर है इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में। इस दुनिया के अंदर आज की तारीख में किसी भी इक्वेशन के अंदर ये दुनिया में स्टेबिलिटी नहीं है जब तक इंडिया नहीं है, और इंडिया जिस साइड पे बैठ जाएगा वो साइड जीत जाएगी। तो इंडिया के पास आज की तारीख में ये एक स्ट्रेटेजिक ऑप्शनैलिटी है कि हम जिस भी साइड का पार्ट होंगे, हमारा उस साइड में टिल्ट होना ये डिसाइड कर देगा कि वो जीतती है, वो साइड जीतती है नहीं। अब उस सिचुएशन के अंदर इंडिया अपने कार्ड्स को इंटेलिजेंटली खेल रहा है और अपना खेलता रहेगा। तो इंडिया के लिए तो मल्टीपोलर वर्ल्ड बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, बिकॉज वो इंडिया को भी एक प्लेयर बना देती है इस गेम में। पर ये लगता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड, खासतौर पर अमेरिका, इसी बात से इंडिया पर दुखी है। मतलब उनको लगता है कि वो हमें थ्रेट मानते हैं, जहाँ ऐसा नहीं लगता? पिछले समय में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जिसके दो व्यू हो सकते हैं। एक उनका व्यू है वेस्टर्न व्यू, एक हम इंडियन व्यू अगर कहें। इंडियन व्यू में ऐसा लगता है कि उनको ये लगता है कि इनको निपटाओ या इनको टाइट कर दो, इनको ये अपनी जो रीपोजिशन कर रहा है इंडिया अपने आप को ग्लोबल वर्ल्ड में, ब्रिक्स में जा रहा है, कहीं जा रहा है, इसको टाइट कर दो। तो मैं अभी कल रशिया से तेल लेके अगर बेच रहा है, इसको टाइट कर दो। तो मैं परसों कल ही मैं कहा, मैं अमेरिका से एस्पेन में एक बहुत बड़ा डायलॉग होता है अमेरिका में, मैं वहीं से वापस आया हूँ। कल ही मैं एस्पेन सिक्योरिटी डायलॉग में था पिछले हफ्ते, जहाँ पे अमेरिका के सारे स्ट्रेटेजिक लोग, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री वाले आए थे अमेरिका की लॉन्ग टर्म डॉक्ट्रिन डिस्कस करने। तो वहाँ तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि किसी भी तरह से उनका इंडिया के प्रति कोई एडवर्सरियल या कॉन्फ्लिक्ट वाला व्यू है, बल्कि इंडिया उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उनकी पूरी कैलकुलस में, और बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक प्लेयर है। इसीलिए हम जैसे लोग भी वहाँ पर थे, इंडिया पे पूरा एक सेक्शन था, एक डिस्कशन था। हैविंग सेड दैट, देखिए, वाइल हमारा वेस्टर्न वर्ल्ड से कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बल्कि हमारा तो नेचुरल अलायंस है उनके साथ, इसीलिए हम कई तरह के अलायंसेस का पार्ट हैं, क्वाड हो गया एक्सेट्रा। अब इंडिया कोई एक छोटा मोटा कंट्री नहीं है जो किसी साइड पे भी जाएगा। इंडिया अपने इंटरेस्ट के लिए काम करेगा, जैसे हमने बार बार कहा है, हमारे जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं या गवर्नमेंट है वो बार बार कहती है कि इंडिया सबसे पहले अपना इंटरेस्ट रखेगा, और इंडिया वो करेगा जिसके लिए वो उसके इंटरेस्ट में हो। ऐसी लोगों की भी अपेक्षा है, ऐसी गवर्नमेंट की ड्यूटी भी है, इसमें कोई
अब कई बार वो करने में स्वाभाविक है कि कई हर इशू पे नहीं पर कुछ इश्यूज पर उसका वेस्टर्न वर्ल्ड से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, जैसे कि अभी ये टैरिफ वॉर में होगा जैसे, तो ये स्वाभाविक है, उसमें हम अपना इंटरेस्ट पुश करेंगे, अगर थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट होगा तो हम इंगेज करेंगे, कोशिश करेंगे कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने की, नहीं होगा तो हम लड़ेंगे। बट वो एक इसका वो ये मतलब नहीं है कि हमारा कोई उनसे एक दुश्मनी है, उससे ये कि इशू बाय इशू पर हम इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करेंगे या अपनी कैपेसिटीज़ को बढ़ाएंगे कि वो जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको हम जीत सकें, अपने फेवर में ला सकें। तो मुझे लगता है कि वेस्टर्न और उस कॉन्टेक्स्ट में आपका कहना सही है कि कई बार अगर वेस्ट को लगता होगा कि भाई अगर इंडिया 100% हमारी पॉलिसीज़ नहीं फॉलो करता, रिपोजिशन कर रहा है अपने आप को रिपोजिशन कर रहा है या अपने आप को असर्ट कर रहा है, तो वो भी हम पे प्रेशर डालेंगे। जैसे कि हमने रशिया से तेल खरीदते हैं, लेकिन हम अपने उस प्रेशर में नहीं आएंगे, हम अभी भी तेल खरीद रहे हैं और हम अमेरिका के साथ भी निगोशिएट कर रहे हैं, ठीक है, और हम अमेरिका के साथ भी ट्रेड कर रहे हैं और हम रशिया के साथ भी ट्रेड कर रहे हैं, और हम दोनों साइड को अपनी पोजीशन समझा रहे हैं, और दोनों साइड्स हो सकता है हम पे थोड़ा बहुत प्रेशर डाल रही हैं, लेकिन हम भी तो उन पे प्रेशर डाल रहे हैं। अमेरिका के लिए सबसे बड़ा थ्रेट चाइना है। अभी चाइना हमारे बिल्कुल नेबरर है, क्लोज है हमारी। तो क्या वेस्टर्न वर्ल्ड और अमेरिका ये चाहता है कि चाइना को, यहाँ के जो लोग हैं आसपास के जो प्लेयर हैं, हम देख ही रहे हैं हांगकांग ताइवान आसपास तो बहुत सारी लड़ाइयाँ चल रही हैं, कि इंडिया भी उनके साथ चाइना के साथ लड़े, ये चाहता है अमेरिका? ठीक है, अमेरिका जो भी चाहता हो तो वो हमारे लिए इतना रेलेवेंट नहीं है। इससे बहुत ज़्यादा बड़ा सवाल ये कि हम क्या चाहते हैं। भाई मैंने कहा ना, हम कोई एक छोटा मोटा देश नहीं है या कोई ऐसा देश नहीं है कि हम वो करेंगे जो अमेरिका चाहता है। हम क्या चाहते हैं? हमारा ये मानना है कि हमारा और चाइना का फंडामेंटली कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। हम दोनों राइजिंग पावर्स हैं जो इस दुनिया के अंदर आने वाले समय में अपना अपना रोल प्ले करेंगी, और लेकिन हम चाहते हैं कि उसके अंदर एक ग्लोबल ऑर्डर का पार्ट बन के पीसफुली ये इस कंपटीशन को करें, और ये हेल्दी, ये कंपटीशन है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ठीक है। तो हम इस भाव से बढ़ रहे हैं। अगर कहीं आगे चलकर हमारा चाइना के साथ इस विषय पर विवाद होता है या वो, तो फिर हम उसको उस वक्त देखेंगे। या ये हो सकता है चाइना के साथ विवाद होकर अमेरिका के साथ भी विवाद हो सकता है इस विषय को लेकर कि उनका डेफिनेशन ऑफ कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट क्या है। तो उस समय आने पर देखेंगे। आज की तारीख पे तो हमारा कोई भी हमारे साथ चाइना के साथ इश्यूज़ हैं, बॉर्डर इश्यूज़ हैं, हमारे कुछ ट्रेड इश्यूज़ हैं, वो हम अपने बायलैटरल लेवल पे चाइना के साथ कर रहे हैं। उसके लिए हमको कोई थर्ड पार्टी इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है। और उसमें मुझे नहीं लगता कि दोनों साइड्स बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं कि कोई हमारा कॉन्फ्लिक्ट है। हमारा कुछ कंपटीशन हो सकता है और कभी कभी बीच में हो सकता है थोड़ा बहुत स्कर्मिश भी हो जाए बॉर्डर वगैरह पे, जैसे पीछे कुछ सालों में हुई है, या कभी कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पे कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहाँ है, उस पर हो सकता है। जैसे फूको ने कहा था एंड ऑफ हिस्ट्री, कुछ लोग दुनिया में अब ये कह रहे हैं कि अमेरिकन इम्पीरियलिज्म एंड की तरफ बढ़ रहा है। ऐसा मानते हैं कि बहुत सारे इंटरनल जो उनके कन्फ्लिक्ट हैं, अमेरिका जो बाकी पावर्स आगे बढ़ रही हैं, तो ये जो यूनिपोलर वर्ल्ड वाला दौर चला गया, अब उनको इंटरनल थ्रेट भी अंदर से और बाहर से भी है। मुझे लगता है कि अमेरिकन पावर की डेफिनेटली अमेरिकन पावर कमज़ोर होती जा रही है, बहुत आर्थिक तरीके से और जियोपॉलिटिकल तरीके से, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसका रीज़न कुछ है कि कुछ अमेरिका के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, उनकी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ की प्रॉब्लम्स, और कुछ दूसरी राइजिंग पावर्स हैं जैसे चाइना है, इंडिया है, एक्सेट्रा। लेकिन मैं ये भी नहीं मानता हूँ कि अमेरिकन सुपीरियॉरिटी अभी कोई शॉर्ट टाइम में ख़त्म होने वाली है। अमेरिका का जो लीड है और एडवांटेज है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है अभी भी। आज भी अमेरिकन इकोनॉमी 30 ट्रिलियन की है। दुनिया की 90 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी के अंदर 1/3 अमेरिका है। आज भी डॉलर रिजर्व करेंसी है, और कोई ऐसा रिजर्व करेंसी नहीं है या कोई भी ऐसी करेंसी नहीं है जो डॉलर को रिप्लेस कर सकती है, ठीक है, चाहे वो कितना भी, मतलब डॉलर और उसके बीच में 1:10 का फ़र्क है, जो सबसे नेक्स्ट करेंसी है, चाहे यूरो हो गई या चाइनीज़ रेनेबी होगी। तो मुझे नहीं लगता कि अमेरिका को अभी कोई इमिनेंट, या अमेरिका का जो मिलिट्री पावर है या अमेरिका की जो टेक्नोलॉजिकल पावर है, ठीक है, उसका अभी भी कोई कंपटीशन नहीं। अभी आपने देख लिया कि पिछले कुछ हफ्तों में जैसे अमेरिकन ने ईरान पे किया, तो वो उसकी मार्क्ड मिलिट्री सुपीरियॉरिटी थी, मतलब ईरान का एक हवाई जहाज़ नहीं उड़ने दिया उन्होंने। तो मुझे नहीं लगता कि पर फिर भी जो पहली बार ऐसा हुआ कि जो अमेरिका चाहता था वो नहीं हुआ।
ईरान अपने तरीके से चीज़ों को मूव करता रहा। कहाँ मूव करता रहा? अमेरिका ने उनको खुला आके उनके उनकी पूरी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ख़त्म कर दी। जब मन किया उसके अंदर घुसे। उनका ईरान, अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान वो सेटलमेंट से हुआ, बाद में उन्होंने भी तो अटैक किए बेस पर, कुछ भी नहीं किया। बल्कि देखिए ना क्या ईरान क्या ईरान की पूरी न्यूक्लियर कैपेसिटी अमेरिका ने ख़त्म कर दी। उनको बॉम्ब कर दिया, उनके न्यूक्लियर प्लांट्स को ख़त्म कर दिया। ईरान ने तो 50 आदमी नहीं मारे इजराइल के। फिर सरेंडर क्यों नहीं किया? क्योंकि ईरान को तो नहीं सरेंडर करना सरेंडर नहीं। देखिए मुझे नहीं लगता कि अमेरिकन का रेजीम चेंज उनका एक ऑब्जेक्टिव है, वो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है कि 10-12 दिन के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर उन्होंने ईरान को कोई ऑप्शन ही नहीं दिया। मतलब कोई बिल्कुल उनको नीज पे ले आए और जो वो चाहते थे उन्होंने पूरी तरह इम्प्लीमेंट कर दिया। उन्होंने ईरान का कई सालों का न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म कर दिया। उन्होंने ईरान के सारी टॉप मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप को मार दिया। ठीक है, मतलब और उन्होंने ईरान के ऊपर फुल डोमिनेशन रखा। ईरान का एक हवाई जहाज नहीं उड़ने दिया। ईरान की एक सिंबॉलिक लड़ाई लड़ी जिसने ईरान ने कुछ मिसाइल मारी, कुछ इजराइल में 50-100 लोग मरे या 50, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, बट इजराइल ने कितने मारे, और इजराइल प्लस अमेरिकन कॉम्बिनेशन। और फिर जब उनको अमेरिकन की ज़रूरत पड़ी थी कि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह ख़त्म कर दे, तो उन्होंने वहाँ से अपने B-35 बॉम्बर्स भेजे और उनको ख़त्म कर दिया। और ईरान कुछ नहीं कर पाया। ईरान की कितनी थ्रेट थी कि हम इजराइल को ख़त्म कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। सारी दुनिया चुपचाप बैठी हुई है। बात ख़त्म हो गई, ईरान का प्रोग्राम ख़त्म हो गया। ईरान अब इजराइल कभी भी ईरान को न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने देगा, ये ठीक है, इसके बाद। और ना कभी ईरान को कोई एयरफोर्स रखने देगा, ना ईरान को कोई मिसाइल कैपेबिलिटी रखने देगा। ठीक है, ये अब ठीक है, थोड़ा मोटा टेररिस्ट वो हिजबुल्लाह को कर देंगे, हमास को कर देंगे, जिससे इजराइल को और अमेरिकन इंटरेस्ट को कोई स्ट्रेटेजिक थ्रेट नहीं है। अमेरिका ने ये डेमोन्स्ट्रेट कर दिया 15 दिन की लड़ाई के बाद। आपको रशिया चाइना कुछ भी नहीं कर पाया। ईरान वाले मसले में जो हमारी पोजीशन थी, आपको लगता है वो ठीक थी? क्योंकि उसके बाद सोनिया गांधी ने एक हिंदू में आर्टिकल लिखा, जिसके बाद फिर बैलेंस भी हुई चीज़ें। पहले हमारी और तरह की पोजीशन थी इजराइल को लेकर, हमारी एक दौर में जो नेहरू काल है उसमें और तरह की पोजीशनें रही हैं इंदिरा गांधी के टाइम में, अभी हमारी और। आपको क्या लगता है ईरान वाले मामले में हमारा स्टैंड बिल्कुल ठीक था? बिल्कुल 100% हमारा स्टैंड बिल्कुल ठीक था। हम ईरान पर हमारी डिपेंडेंसी तो है, आने वाले समय में गैस उनके पास सबसे ज़्यादा है, और हमारे ईरान के साथ कल्चरल लिंक्स हैं, हमारे ईरान के साथ हमारे इन्वेस्टमेंट्स हैं, प्लस हमारे को पाकिस्तान को मैनेज करने में भी ईरान के इम्पोर्टेंट हैं, प्लस हमारे पास से सेंट्रल एशिया के लिंक्स हैं, हम अफ़गानिस्तान के लिंक्स हैं। तो हमारे लिए ईरान एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर है। तो हमारा बड़ा बैलेंस्ड रिएक्शन था। लेकिन एट द सेम टाइम इजराइल भी हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और इजराइल का हम इस फिलॉसफी को नहीं सब्सक्राइब करते कि एनिहिलेशन ऑफ इजराइल होना चाहिए, जो ईरान का स्टेटेड ऑब्जेक्टिव था। तो हमारा तो ये है कि दोनों को पीसफुली को एग्जिस्ट करना चाहिए। हमारा ये भी था कि न्यूक्लियर कैपेसिटीज़ देश को, दुनिया में नई कंट्रीज़ को नहीं बनानी चाहिए, बिकॉज उससे ग्रेटर इम्बैलेंस होता है। तो अगर ईरान को इजराइल के डिस्ट्रक्शन के लिए ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा था और इजराइल ने आकर उसको ख़त्म कर दिया, तो मेरे ख्याल से इंडिया का बड़ा बैलेंस स्टैंड था कि ठीक है, ये बायलैटरल फ़लस्तीन वाला मामला चलता है। इंडिया की जो पॉलिसी रही है इसको लेकर वो डिफरेंट रही है बहुत सालों तक। हमारी भी जब पिछली बार भी पंगा पड़ा, ऑफिशियल पोजीशन पहले कुछ नहीं, हमारी पोजीशन में कोई चेंज नहीं है जी। आप देखें हमारी ऑफिशियल पोजीशन वैसी है, बिल्कुल वैसी फ़लस्तीन के साथ। तो वहाँ पर जो ये कहा जाता है कि देखिए, ये सोनिया गांधी ने भी लिखा, और भी जो प्लेयर हैं कांग्रेस के जो आइडियोलॉग है वो कहते हैं कि बहुत ही इनह्यूमन हो रहा है वहाँ पर फ़लस्तीन में, जो बच्चे टारगेट हो रहे हैं ख़ास तौर पर। तो इंडिया इस पर पहले बोलता रहा है बहुत सारी चीज़ों पर। अभी क्योंकि आपकी और इजराइल की शुरू से बहुत ही एक अंडरस्टैंडिंग रही है, बीजेपी की है ना, पर्सनली भी रही है, तो कैसे देखते हैं आप फ़लस्तीन में जो इजराइल कहता है कि यहाँ पर सब टेररिस्ट हैं, ये सारे टेररिस्ट हमें तंग करते हैं इसलिए हम रिटेलिएट करते हैं, जहाँ आपको लगता है कि वहाँ पर जो इनह्यूमन जो हो रहा है वो रुकना चाहिए? नहीं, देखिए ऐसा है कि गवर्नमेंट की पोजीशन इस पे बिल्कुल क्लियर है। आपने देखा है कि हम अभी भी एक इंडिपेंडेंट टू नेशन उसका वो करते हैं सोल्यूशन, और हम फ़लस्तीन को हमारे गवर्नमेंट की पोजीशन में कोई वो नहीं है। लेकिन हम अब ओवरटली ये भी कहते हैं कि इजराइल को सेल्फ डिफेंस का प्रॉपर राइट है।
अगर इसराइल के प्रति या टेररिज्म कहीं भी दुनिया में कहीं से भी एमिनेट हो तो एक कंट्री को उसको रिस्पॉन्ड करने का राइट होता है। हम खुद उसमें बिलीव करते हैं, इसीलिए हमने भी ऑपरेशन सिंदूर किया कि हमने को लगा कि भाई अगर टेररिज्म, क्योंकि ये बहुत दिन तक कि किसी की समाज पब्लिक की आड़ में छिप कर टेररिस्ट अपना एक्शन करें और फिर एक सरकार डिनाई कर दे कि साहब हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, हम भी इसके विक्टिम थे, इसराइल भी इसका विक्टिम है। और इसलिए हमारा इसराइल को पूरा सपोर्ट है जब इसराइल जाकर टेररिज्म को ख़त्म करने की कोशिश करता है। लेकिन हमारा बार बार इसराइल से भी आग्रह रहता है कि अगर ऐसे प्रोसेस के अंदर जब वो करें तो ये इंश्योर करें कि जो कोलैटरल डैमेज है, जो सिविलियन को डैमेज है, वो कम से कम हो। जीरो तो नहीं हो सकता। एक दौर तो वो था ना, यासिर अराफात हमारी पार्लियामेंट में बोलते थे, क्या आपको याद होगा? हाँ, आपने हिस्ट्री सारी पढ़ी होगी। इंदिरा गांधी का टाइम था, यासिर अराफात आए थे यहाँ। नहीं तो आज भी हम हमारे को अगर वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे वहाँ के, यासिर अराफात, बिल्कुल ठीक है ना, अगर वो उस वक्त वायलेंस की बात नहीं करते थे, पीएलए से आए हुए थे पर मेन स्ट्रीम हो गए, मेन स्ट्रीम में थे, तो उन लोगों के जो भी आदमी वेपन को छोड़कर डेमोक्रेटिक तरीके से करता है, उनके साथ तो इंडिया का एंगेजमेंट रहता है। लेकिन हम तब भी हमास से नहीं बात कर रहे थे, या हिजबुल्लाह के साथ हमारे कोई रिलेशंस नहीं थे, वो तो हमारे व्यू में भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है। अगर इजराइल अगर उनके पीछे जाता, अब अगर हिजबुल्लाह स्कूल के पीछे अपनी मिसाइल रखता है और इजराइल उसको अटैक करता है तो उसका इजराइल का अटैक करना ठीक है। अब हम उनसे इतना ही आग्रह कर सकते हैं कि भाई ठीक है, आप बच्चों को मत करिए, ऐसा मत करिए कि बच्चों का उसमें, या मिनिमाइज करिए डैमेज की उसमें, लेकिन ऐसा जीरो डैमेज होगा, कोई नहीं कोलैटरल डैमेज नहीं होगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आप डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स को बहुत स्टडी करते हैं। ये जो एआई का दौर आया है वॉर के टाइम, ये कहा जा रहा है कि जब ह्यूमन इवॉल्व होता, जब एआई इन्वॉल्व हो गया तो उसको कुछ नहीं पता कौन कहाँ बैठा, वो टेक्निकल फैसले लेगा, यानी टारगेट करेगा फिक्स, बच्चे हैं कौन है बूढ़े हैं उसने कुछ नहीं देखना। नहीं जब ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होती थी वॉर में, तो फिर भी उसमें कहते हैं वॉर में भी ह्यूमन एंगल रहता है। क्वाइट दी ऑपोजिट जी, क्वाइट दी ऑपोजिट। देखिए ना, अब एआई वगैरह की टेक्नोलॉजी के साथ हम इतने ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो जाएंगे कि हम एक्चुअली ह्यूमन एरर की जो गलती होती थी, जो कि भाई आपने मिसाइल मारा, इतना प्रिसीजन अटैक नहीं था क्योंकि आपकी मिसाइल तो आपने यहाँ मारा, तो कई बार और लोग भी उसमें से हो गए। अब तो एआई के साथ इतनी प्रिसाइज होगी कि मिसाइल चलेगी 600 किलोमीटर दूर से और एग्जैक्टली उसी कमरे में जाके मारेगी जहाँ पर टेररिस्ट है, तो उसका जो चांस है कि वो उसका ह्यूमन एरर का वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। जो कंप्यूटर से एआई जनरेटेड मिसाइल्स होंगे या ड्रोन्स होंगे, वो गलती नहीं कर सकते जो ह्यूमन पायलट कर सकता है, जो हवाई जहाज़ लेके गया है जिसको एग्जैक्टली पता नहीं है क्योंकि। तो मुझे लगता है एआई के माध्यम से जो प्रिसिशन फाइटिंग होगी वो बेटर हो जाएगी। तो अभी हमने भी ऑपरेशन सिंदूर में सारा एआई बहुत यूज़ किया, बहुत ज़्यादा। देखिए ना, आप देखिए आज के ज़माने में कोई लड़ाइयाँ एयरफोर्स में डॉग फाइट होती ही नहीं, सब अपनी अपनी साइड पे ही खड़े हुए थे और वहीं से सारी लड़ाई हो रही थी। तो आई थिंक एआई के साथ आने वाले समय में एआई तो बिल्कुल ही एक मतलब इसमें डोमिनेट करेगा वॉरफेयर को। पंजाब में आप बहुत सालों से इंटरेस्ट ले रहे हैं, पंजाब पर बहुत बड़ा कर्जा है, 4 लाख करोड़ का कर्जा कहा जाता है। अगर आपको कहा जाए, आपके पास पावर हो कि पंजाब का इकोनॉमिक रिवाइवल करना है, तो कैसे करेंगे आप? नहीं, देखिए, इसमें आपने बिल्कुल सही कहा कि पंजाब अभी एक बिल्कुल डेट ट्रैप में है, जिसमें आज की तारीख में पंजाब का करीब 3 लाख करोड़ का लोन है और हर साल पंजाब 35,000 करोड़ लोन लेता है और 35,000 करोड़ ही वापस देता है, जिसमें से 18,000 करोड़ इंटरेस्ट जाता है और बाकी जो 17,000 करोड़ 15,000 करोड़ जाता है प्रिंसिपल का रिपेमेंट, और हर साल डेट बढ़ता जा रहा है सिर्फ लोन को पे करने के लिए। तो अगर इसी तरह पंजाब गया तो पंजाब का कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा इस पर डेट हो जाएगा कि ये इसकी आने वाली नस्लें भी इसको पूरा नहीं कर पाएंगी और आप लोन लेते रहेंगे लोन को रिपे करने के लिए। तो अगर पंजाब को ये विशेष साइकिल जिसे हम डेट ट्रैप कहते हैं तोड़ना है, तो पंजाब को किसी एक नई इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के माध्यम से अपने आप को आगे बढ़ना पड़ेगा। वैसे मैंने कहा पंजाब के पास सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि पंजाब के पास एक बहुत बड़ी 71% यूथ पॉपुलेशन है। तो अगर मुझे होता तो मैं पंजाब में यूथ लेड इकोनॉमिक रिवाइवल पे बिलीव करता कि आप ऐसा करिए, यहाँ पर यूथ के माध्यम से
इकोनॉमिक वैल्यू जनरेट करी है पंजाब के अंदर, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम हुई थी। आप एक अच्छा बड़ा एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम बनाइए, आप यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट कराइए और एग्रीकल्चर को ट्रांसफॉर्म करिए। यहाँ पर सबसे बड़ा सेक्टर अभी भी एग्रीकल्चर है जहाँ पे पंजाब के अंदर। तो आप पंजाब के अंदर यूथ के माध्यम से AI टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके वर्ल्ड के लिए एक सोल्यूशन दीजिए जहाँ पर आप एग्रीकल्चर लेड ग्रोथ को करें। फिर आप यहाँ पर इंडस्ट्रियल रेनेसांस शुरू करिए, मैन्युफैक्चरिंग और ग्रोथ सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर को। पंजाब के पास रीजनेबली अच्छा मैन्युफैक्चरिंग बेस रहा है हिस्टोरिकली। तो अगर आप स्किल डेवलपमेंट ऑफ द यूथ कंबाइंड विद एंटरप्रेन्योरशिप, कंबाइंड विद फोकस ऑन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और इन सर्विस सेक्टर को करें, तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा सॉलिड 5 से 10 साल के अंदर पंजाब वापस आ सकता है। और पंजाब और यहाँ पर और जो यहाँ की बाकी कई तरह की सोशल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे ड्रग्स है और अनएम्प्लॉयमेंट है, वो भी सॉल्व हो जाएंगी, जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं। तो आज की तारीख में अगर पंजाब को आगे बढ़ना है, पंजाब को एक इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल जो प्योरली ग्रोथ पे फोकस्ड है। आप देखिए आज की तारीख पे पंजाब का ग्रोथ 4.9% पे आ गया है, जो नेशनल एवरेज से भी कम है। एक टाइम था जब पंजाब इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थी। आज पंजाब का GDP ग्रोथ रेट 4.9% है पिछले 2-3 साल से, जो नेशनल ट्रैजेक्टरी से नीचे गिर रहा है। पर ये तो होता ही है ना कि कोई भी जब एक बार ग्रोथ होती है स्टैग्नेशन तो आती है। जरूरी नहीं है पंजाब आज उस लेवल तक पहुंचा ही नहीं है कि जैसे मैंने कहा जहाँ और स्टैग्नेशन, हर इकोनॉमी में स्टैग्नेशन आती है। मैं ये कह रहा हूँ इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो सकती है, लेकिन वही मैंने कहा ये बातें तब होती जब पंजाब ये जाके जब हम 50-60 हज़ार डॉलर डेवलप्ड स्टेट की या डेवलप्ड कंट्री की इकोनॉमी के लेवल पे होते। आज तो हम पंजाब की पर कैपिटा इनकम नहीं, यहाँ पे बहुत ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। अभी ये तो हम सिर्फ 3-4 हज़ार डॉलर की पर कैपिटा इनकम है, 71% यूथ पॉपुलेशन है। तो अगर आप इस पॉपुलेशन को यूज़ करें तो आज है ना, आज हमें ये बात तब होती जब हम अमेरिका या इंग्लैंड जितनी हमारी पर कैपिटा इनकम होती कि हम 60,000 डॉलर पे 70,000 डॉलर पे होते। अभी तो हमारा बेस बहुत छोटा है। अच्छा, एक बात जो कही जाती है पंजाब में कि अगर ये बॉर्डर्स जो हैं हमारे, अगर ये इतने स्ट्रेंथन ना हों, अगर ये साउथ वेस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया की तरफ इधर खुले, यहाँ से जो चीज़ें हैं वहाँ जाएं, वहाँ के यहाँ आएँ, तो ये जो पंजाब हरियाणा है इसकी बहुत बड़ी जो फार्मिंग बैकग्राउंड है, सुपर फूड का कंसेप्ट आ रहा है, ऑर्गेनिक फूड का कंसेप्ट आ रहा है, तो हमारी बहुत बड़ी ग्रोथ हो सकती है। ये हम उल्टी तरफ से हम देखते हैं कि टेररिज्म है, लड़ाइयाँ हैं, तो ये जो रोड बन रहा है खुलेगा, ये कहा जाता है कि ये जाएगा जी इस साइड जाएगा, और इस साइड बहुत बड़ा व्यापार सिल्क रूट का रहा है, आपको पता है। और अभी गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है, जैसे इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, IMEC जो कॉरिडोर है, उसमें अगर वो जब खुलता है तो पंजाब की बहुत बड़ी भूमिका होगी। हैविंग सेड दैट, पंजाब अगर ये पाकिस्तान का प्रॉब्लम नहीं होता तो हम इस अब तक खुल जाता, कब का खुल जाता, और हम पूरा ईरान, सेंट्रल एशिया और यूरोप तक जा सकते थे। लेकिन ये क्योंकि पंजाब लैंडलॉक्ड स्टेट है और सामने वेस्टर्न एडवर्सरी है जो बिल्कुल ही इरेशनल प्लेयर है, वो अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ पे भी इंटरेस्टेड नहीं है और किसी भी इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल का पार्ट नहीं है, अदर देन चाइना का एक वन बेल्ट वन रोड का एक स्मॉल सप्लायर टाइप का है। तो हमको उसके साथ डील करना है, जिसका पंजाब को थोड़ा नुकसान होता है, क्योंकि पंजाब गुजरात नहीं है या महाराष्ट्र नहीं है जो समुद्र के माध्यम से इस रूट का पार्ट बन सके। तो पर ये आपकी अंडरस्टैंडिंग, मैं ये कह रहा हूँ कि आपका थिंक टैंक किन्हीं चीज़ों पर काम करता है कि इंडिया की ग्रोथ कहते हैं, पंजाब की ग्रोथ होगी, इंडिया की होगी, इंडिया की ग्रोथ होगी, पंजाब की होगी, ये तो जुड़ी हुई बातें हैं सारी स्टेट्स की। तो आप क्या मानते हैं कि ये आने वाले समय में खुलेगा ये रोड जो अभी 100% खुलेगा, 100% खुलेगा। पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंपल्शंस उसको फोर्स करेंगी एट सम पॉइंट कि पाकिस्तान को एक रैशनल प्लेयर होना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। और लेकिन वो कब होगा, पाकिस्तान कितना गिरेगा या किस पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी तक जाएगा बिफोर, या किस पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन तक जाएगा, ये रहेगा भी या नहीं रहेगा, वो जब वहाँ पे अपने बॉटम पे पहुँचेगा उसके बाद ही खुलेगा। वो अभी एंटिसिपेट करना मुश्किल है, क्योंकि उसमें 5 साल लग सकते हैं, 10 साल लग सकते हैं, 6 महीने हो सकता है, या 25 साल और लग सकते हैं। एक बात ये कहती है कि ये ग्लोबल ऑर्डर का ही ये जो सड़कें बन रही हैं, वर्ल्ड बैंक इसमें इन्वॉल्व रहा है या वर्ल्ड पूरा इन्वॉल्व रहा है, तो ये वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा है, तो आज नहीं तो कल ये खोलना ही पड़ेगा। पाकिस्तान कुछ भी कर रहा है, उस पर प्रेशर वेस्ट डालेगा या
बाकी फोर्सेस डालेंगी, तो ऐसा लगता है आपको कि ये ग्लोबल ऑर्डर में जल्दी भी खुल सकता है? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है जिस रेट से पाकिस्तान नीचे जा रहा है ये शायद उतना लंबा समय ना लगे जितना हम लोग पहले एंटिसिपेट कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पर आप डायरेक्ट सत्ता में तो नहीं रही बीजेपी, यहाँ पर अकाली दल के साथ आप सत्ता में रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं। क्या आने वाले समय में अकाली दल बीजेपी अलायंस होगा? देखिए इस विषय पर तो मैं कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि मेरा कोई कॉम्पिटेंस भी नहीं है और ना मेरा ये विषय है जिसका मैं किसी भी तो मैं डिसीजन मेकिंग का पार्ट में हूँ या मुझे उसका कोई संज्ञान है। तो इस बारे में मैं नहीं बता पाऊँगा कि बीजेपी अकाली इसका क्या भविष्य है पॉलिटिकल। क्योंकि तब आपके बड़े लीडर जब 96 में ये अलायंस हुआ था तो तब ये कहा जाता था, अकाली दल कहता था अनकंडीशनल सपोर्ट फॉर पंजाब पीस एंड हिंदू सिख यूनिटी, और आपकी लीडरशिप भी यही कहती थी कि हिंदू सिख यूनिटी के लिए। और जाखड़ साहब बहुत बड़े लीडर हैं बीजेपी के, प्रेसिडेंट हैं, रिज़ाइन किया हुआ है, वो भी बार बार कहते हैं कि अगर पंजाब को सिर्फ पावर के लिए ना देखो, पंजाब बहुत ही सेंसिटिव स्टेट है, यहाँ पर एक अलायंस हिंदू सिख का बीजेपी और अकाली दल के थ्रू बनता है। तो प्रिंसिपली आपको क्या लगता है, मतलब आप डिसीजन मेकिंग में नहीं है, क्या होना है क्या, मैं छोड़ देता हूँ कि जो होना इसमें इसके अगेंस्ट क्या आर्ग्यू कर सकते हैं? अगर इतने बड़े जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं और जिनको इतनी ग्राउंड की अंडरस्टैंडिंग है, मैं तो नहीं जानता, अगर उनको लगता है तो ये बिल्कुल है, बिल्कुल होगा, मतलब स्वाभाविक है। अगर एज ए लेमैन आप मुझे पूछें तो बड़ा स्वाभाविक सी बात लगती है कि ऐसा होना चाहिए। थैंक यू सर, Thank बहुत you. धन्यवाद, बहुत अच्छी बातें हुई आपसे। कुछ और कहना चाहते हैं पंजाब को? नहीं बस पंजाब आए हुए हैं आप। हाँ नहीं बस मैं इतना ही पंजाब कहूँगा। आते रहते हैं आप? हाँ, मैं आता आते रहता हूँ। रहिए आगे भी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और बस इतना ही कहूँगा कि पंजाब के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अब जैसे मैंने शुरू में कहा और पंजाब की यूथ लेड अपॉर्चुनिटी है कि जो देश में आर्थिक विकास हो रहा है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, पंजाब उसको लीड करे। कि जब 100 साल की आज़ादी हो और यहाँ पे 100 साल की आज़ादी के बाद इंडिया एक डेवलप्ड नेशन हो, उसमें पंजाब की भूमिका वैसे ही याद की जाए जैसे कि पंजाब की भूमिका इंडिया को फूड सिक्योरिटी में और ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद करनी, जब देश को ऐसी बड़ी प्रॉब्लम थी और तो पंजाब आगे आया और पंजाब ने एक डिस्प्रपोर्शनेट कंट्रीब्यूशन दिया। ऐसी हमारी अपेक्षा है कि एक इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में भी पंजाब का एक डिस्प्रपोर्शनेट कंट्रीब्यूशन रहेगा। इस आशा के साथ हमसे जो होगा हम काम करते रहेंगे उसके लिए। थैंक यू डवाल साहब, थैंक यू वेरी मच। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸ਼ੌਰਿਆ ਡਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੋਣ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟੈਗਨੇਸ਼ਨ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਜੀਓਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਆਰਐਸਐਸ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਗਰੋਥ ਆ ਗਈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੈਸ਼ਨਲੀ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਵੈਸਟ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਗਲੋਬਲ ਆਰਡਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਰੋਥ ਹੋਏਗੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏਗਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ, ਅਗਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕੋਨਮੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਰੋਥ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ।